आने वाले अंदर घुसे और दफातन ही मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने दोनों तरफ से मुझ पर हमला किया, लेकिन न जाने क्यों एक लम्हे में मेरे जहन में नीलाहटें आ गई थी और इन नीलाहटों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि दोनों आने वालों के इरादे नेक नहीं हैं। उन्होंने मुझ पर गूंसे चलाए थे, लेकिन उनके गूंसे मेरे चेहरे के करीब से निकल गए थे और फिर मैंने उनकी दोनों कलाइयों पर हाथ डाल दिए और एक मखसूस अंदाज में मैंने ये हाथ डालकर अपने आप को पीछे किया और वो दोनों मेरे सर पर उछलते हुए दाएं दाएं करके जमीन पर गिर गए। लेकिन मैंने उनकी कलाइयां नहीं छोड़ी। उनके गिरने के साथ ही मैं झुका और फिर मैंने अपना बदन फजा में बुलंद करके दोनों पांव उनकी ठोड़ियों पर मारे। सीधा हुआ और अचानक ही मैंने उनकी गर्दनें दबोच ली। फिर वो जिदोजहदी करते रहे थे, मगर मैंने उन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनके होशो हवास गायब न हो गए। मैंने मखसूस अंदाज में उनकी गर्दनों पर दबाव डालकर उन्हें बेहोश कर दिया और इस काम में 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे थे। एक तरफ डेल और मार्टिन सहम कर खड़े हो गए थे तो दूसरी तरफ राजा सुबहान अपनी कुर्सी से थोड़ा सा उचक कर ये मंजर देख रहा था। जिस बर्क रफ्तारी से मैंने ये अमल किया था उसने उन सब की जुबानें बंद कर दी थी। मैं इत्मीनान से खड़ा हो गया और मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं राजा साहिब, बहुत मामूली लोगों को बुलाया है आपने, मेरे लिए कोई बड़ा काम दिखाइए, क्या समझे। और अब ये बात आपके जहन में आ गई होगी कि मैं किसी की मातहती में काम करना नहीं चाहता। चलता हूँ। मैं वापसी के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा तो राजा सुबहान पुरइज़्तिराब लहजे में बोला, ए रुक जाओ, देखो मेरे हाथ में क्या है, रुक जाओ वरना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो राजा सुबहान के हाथों में एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर नजर आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, नहीं राजा साहिब, आपसे कोई तारुज नहीं करूंगा मैं, बराए करम पिस्तौल रख लीजिए। आप क्या समझते हैं कि क्या मैं इस पिस्तौल के तानने के खिलाफ कोई अमल कर सकूंगा। मेरी निगाहें उस छोटी सी खूबसूरत तपाई पर थी जो मेरे पाँव के बिल्कुल नजदीक थी और मेरे पाँव की जद में, और दर हकीकत जिस तरह मैंने राजा सुबहान को उस वक्त हैरान कर दिया था, मैं दूसरी कोशिश भी कर सकता था। राजा सुबहान के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नजर आए। देखो, कत्ल कर देना मेरे लिए कोई ऐसी अहम बात नहीं होती और ना ही मैं अपने लफ्ज की नफी सुनना चाहता हूँ। अगर तुम फौरन वापस आकर अपनी जगह ना बैठ गए तो मैं तुम पर गोली चला दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि किसी के हुक्म की तामील करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मौत ही लाई है, तुम्हें मौत ही यहाँ लाई है। राजा सुबहान घुराया और उसने अपनी जगह से जुम्बश की। गालिबन पलटकर मेरा निशाना लेकर मुझ पर गोली दागना चाहता था, लेकिन मेरा पांव चल गया। छोटी सी तपाई जिसके टॉप संगे मरमर की थी अपनी जगह से उछली और पूरी कुव्वत से राजा सुबहान के उस हाथ पर पड़ी जिसमें पिस्तौल दबा हुआ था। गोली भी चली, तपाई के टॉप के टुकड़े उड़ गए, लेकिन साथ ही राजा सुबहान के हाथ से पिस्तौल निकल गया। उसके हाथ में यकीनी तौर पर चोट भी लगी होगी। मैंने कमर पर हाथ रख कर खड़े होते हुए कहा, और इसके बाद राजा सुबहान साहिब, आप अपना ये पिस्तौल उठाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आप शिकस्त खुर्दा हैं। डेल और मार्टिन पथरा गए थे। राजा सुबहान ने अपने जख्मी हाथ को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, बस उसकी आंखों का साइज बढ़ गया था और छोटे छोटे दांत उसके पतले होंठों के अकब से झांक रहे थे। वो इसी अंदाज में मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं शिकस्त खुर्दा हूँ। जी राजा साहिब, ऐसी बात नहीं है, जाने मन ऐसी बात नहीं, मगर खेल बदल गया है, वाकई बदल गया है। मैं समझा नहीं, समझोगे भी नहीं, जब तक जियोगे नहीं समझोगे। मैं दूसरी उलझन का शिकार हो गया हूँ, नहीं समझोगे, बिल्कुल नहीं समझोगे। इन सारी बातों के बावजूद मैं आपका एहतराम करता हूँ राजा साहिब। एहतराम? वो हंस पड़ा। जी राजा साहिब, जब बात इख्तलाफ की आई तो मैंने अपने बाप से इख्तलाफ किया। जो कुछ वो था मैं उससे मुख्तलिफ हो गया। मुख्तलिफ होकर मैंने अपने बाप के इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा दी और वो साहिब इख्तियार होकर मेरे सामने बेख्तियार हो गया। जो कुछ उससे बंद पड़ा किया, फिर वो खामोश हो गया, और जब वो खामोश हो गया तो मैंने खुद को बदल दिया। वो बन गया जो मेरा बाप चाहता था, लेकिन रोजे अव्वल से रोजे आखिर तक मेरे दिल से बाप का एहतराम कम नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा बाप था। बहुत ऊंची परवाज है तेरी, तुम्हारे तसव्वुर से भी ऊंची। मैं तुझे आसमानों में शिकार करूंगा। नहीं राजा सुबहान, मैंने आपको चैलेंज नहीं किया, मैंने अपने बाप को भी चैलेंज नहीं किया था। जा, तू जा सकता है, पहली और आखिरी इजाजत है तेरे लिए, वरना यह हवेली बहुत सौ का मकबरा है। जा। मैंने उसे सलाम किया और बाहर निकल आया। वैसे ये मुलाकात मेरे लिए दिलचस्प थी। सोचने के लिए तो बहुत कुछ था। डेल और मार्टिन भी थे, खुद राजा सुबहान की शख्सियत थी, लेकिन अभी दिमाग को सुकून देना चाहता था। ये काम बाद में भी किया जा सकता था। चुनाचे यहाँ से चल पड़ा। गेस्ट हाउस तक पहुँचना भी मुश्किल ना हुआ। जाहिर है इतना तवील सफर तय करके मैं इस वीराने से आबादी तक आ गया था, तो अब गेस्ट हाउस पहुंचना कौन सा मुश्किल काम था। नासरी के कमरे में दाखिल हुआ। शम्स वहां मौजूद था और गालिबन फिरोज वगैरह भी अपने कमरे में थे। नासरी और शम्स मुझे देखकर एकदम संभल गए। नाश्ता कर लिया तुम लोगों ने? हाँ चीफ,
आप हुक्म दीजिए, नाश्ते के साथ बाकिर और फिरोज को भी बुला लाओ। मैंने कहा। वो जीप मैंने बाहर खड़ी हुई देख ली थी जो महाबत खान की थी और फिरोज उसे लेकर आया था। शम्स तेजी से बाहर निकल गया और फिर पहले उसने बाकरी और फिरोज को ही इत्तला दी थी। चुनाचे दोनों दौड़ते हुए जंगली जानवरों की तरह कमरे में दाखिल हो गए। फिरोज ने सर से पांव तक मुझे घूरते हुए कहा, चीफ आप बिल्कुल खैरियत से है ना? हाँ। तुम्हें मेरी खैरियत खतरे में क्यों महसूस हुई? चीफ मैंने आपको कई बार ट्रांसमीटर पर कॉल करने की कोशिश की, आपने वो सीटी भी नहीं बजाई जिससे मुझे इल्म हो जाता कि आप खैरियत से हैं। यकीन करें हमारी सारी रात परेशानी की आलम में गुजरी है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अफसोस मेरी इतनी बीवियां हैं कि अब तो मैं दायरे इस्लाम ही से खारिज हो चुका हूँ। 4 मनकुहात पहले से थी और 4 नई मिल गई। तुम लोग बीवियों की तरह मेरे बारे में फिक्रमंद रहते हो। सॉरी चीफ, पहले आपका तजुर्बा शायद कुछ गलत है। इंतहाई माजरत के साथ बाकर ने कहा। क्यों? अगर किसी शख्स की 4 बीवियां होती हैं तो फिर उनमें से कोई उसके लिए फिक्रमंद नहीं रहती, बल्कि सब अपनी अपनी फिक्र में सरगर्दा होती हैं। ये तुम्हारा तजर्बा है। तजर्बा ना कहें चीफ, मुशाहिदा कहें। अच्छा फजूल बकवास बंद करो, नाश्ता कर लेने दो पहले मुझे। वहाँ से पैदल आया हूँ यहाँ तक। क्या? फिरोज उछल पड़ा। हाँ तो आप आधी रात ही को चल पड़े होंगे वहाँ से चीफ? तकरीबन, मैंने जवाब दिया। शम्स नाश्ते के साथ ही आया था। गरम गरम पराठे और अंडों का आमलेट उस वक्त दुनिया की लजीज तरीन शय महसूस हुआ था। अगर राजा सुबहान के यहाँ शराफत से टिक जाता तो शायद नाश्ता वहीं मिल जाता, लेकिन मुनासिब नहीं था। सोचने के लिए बहुत कुछ था, मसलन ये कि डेल और मार्टिन का राजा सुबहान से क्या ताल्लुक है। ये बात काबिल गौर थी और जैसा कि मुझे अंदाजा हो गया था कि मार्टिन और डेल सिर्फ वो नहीं हैं जो नजर आ रहे हैं, उनका कुछ पस मंजर भी है। वो क्या था ये बात समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन सारी बातें रफ्ता रफ्ता ही समझ में आती हैं। और अभी तक इस मसले में इकदामात तो कई हो गए थे, लेकिन कोई काम की बात इल्म में नहीं आई थी, इसलिए अभी कोई फैसला करना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता अब जरा दिलचस्पियां बढ़ गई थी। मसलन ये कि वो कौन लोग थे जिन्होंने चट्टानों में मस्कन बना रखे थे और मुझे वहाँ कैद करके इतने बेफिक्र हो गए थे कि फिर उन्होंने मेरी खैरियत ही नहीं ली। मार्टिन को भी कैद कर लिया गया था। दिलचस्प बात थी, हालांकि मार्टिन ने जो कहानी सुनाई थी वो मुमकिन है दुरुस्त हो, लेकिन अपनी शख्सियत के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। राजा सुबहान से दोबारा मुलाकात करना भी जरूरी था। दिलचस्प बात यह थी कि अब कई पार्टियां मेरी जानिब मुतवज्जह हो चुकी थी। सच्ची बात यह है कि महाबत खान के घर के माहौल को भी नहीं भूल सकता था। काफी देर तक बाकिर और फिरोज वगैरह से बातें होती रही। मैंने उनसे चौंक कर पूछा, एक अहम बात मैं तुमसे अभी तक नहीं पूछ सका। पूछिए चीफ। ये बताओ, जब तुम वीरानों में अपनी जीपें लिए फिरते हो तो क्या तुम्हारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जिन्होंने तुमसे तहफ्फुज का मुआवजा वसूल किया हो? बाकिर सर खुजाकर हंसने लगा। ए बाकिर, होश में आ जाओ। होश में हूँ चीफ। अब देखिए ना, ये बात तो जरा शर्मिंदगी की है कि हम अपने तहफ्फुज के लिए 200 रुपए अदा करें, लेकिन आप ये ना समझें कि हम डर गए थे, बल्कि हमने झगड़ा टालने की गर्ज से 200 रुपए अदा कर दिए थे। हमारे तहफ्फुज की जामन अदनान गुल की एजेंसी है। अदनान गुल के आदमियों ने हमसे 200 रुपए वसूल किए थे। नासिर और शम्स ने किसी नादिर शाह को ये रकम अदा की है और ठेकेदार ने हमें 2 स्टिकर जारी कर दिए हैं। वैसे ये सच्ची बात है कि इसके बाद से कई बार ऐसे मुश्तबा लोग हमारे सामने से गुजरे, लेकिन उन्होंने हमसे तारुज नहीं किया। इसका मकसद है कि एजेंसी का तहफ्फुज कोई मानी रखता है। ठीक। मैंने ये रकम किसी को अदा नहीं की और इसके नतीजे में मेरे सर के पिछले हिस्से में टेप चिपका हुआ है। क्या? चारों उछल पड़े। देख लो। उन सब ने हैरान निगाहों से मेरे सर के छोटे जख्म को देखा था। फिरोज कहने लगा, चीफ आपने मुझे वापस भेज दिया था, वरना जख्म लगाने वाले जिंदा न रहते। उन तीनों लाशों का मुझे कुछ पता नहीं चल सका। मैंने उन्हें तलाश किया था, लेकिन वो गायब हैं। जाहिर है चीफ, जराइम पेशा लोगों के आदमी होंगे और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे। लाशें कैसे छोड़ सकते थे वहाँ? लेकिन याद तो रहेगा उन्हें, कुछ लोग यहाँ आए थे। पता नहीं उन्हें हमारे बारे में इल्म हुआ या नहीं। इल्म हो गया होता तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अच्छा खैर, बस अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा और जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ मेरा ताक़ुब करना और फिर मेरी तरफ से ज्यादा मोहतात रहना। अब मैं पार्टियों की निगाहों में आ गया हूँ। ओहो, हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं जाएगा। अगर मालूम होगा तो जरूर बताया जाएगा। फिक्र मत करो। इसकी इजाजत है ना? कैसी इजाजत? अगर कहीं से कोई गड़बड़ हो तो? नहीं, तुम कत्लो गारत गरी नहीं करोगे। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा जख्मी कर सकते हो। मैं बेमकसद खून अपनी गर्दन पर ले नहीं सकता। ठीक है चीफ, पूरी कोशिश की जाएगी, मगर जिस इमारत में आप जा रहे हैं अगर अंदर कोई गड़बड़ हुई तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने कहा, ओके चीफ। कितनी देर के बाद निकलेंगे यहाँ से?
बस थोड़ी देर के बाद मैंने जवाब दिया और उन लोगों से मजीद करने के लिए कोई बात नहीं थी। चुनाचे मैं तैयार हुआ और नासिर ने जीप की चाबी मेरे हवाले कर दी, जो उसे शायद फिरोज ने दे दी थी, और फिर मैं जीप स्टार्ट करके महाबत खान की हवेली की जानिब चल पड़ा। नासिर और शम्स एक अलग जीप में मेरा ताकुब कर रहे थे, बाकिर और फिरोज अलग थे। वैसे उन्हें मैंने लामहदूद वक्त के लिए इजाजत दे दी थी कि मेरी निगरानी करें, ये अजहद जरूरी था। अब मैं भी जीप ड्राइव करते हुए ये सोच रहा था कि अब सिर्फ महाबत खान की कोठी में ही कैद रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बहुत जल्द मुझे दोबारा इन्हीं पहाड़ों का रुख करना था। कुछ ऐसे लोग हाथ आए जो इस सिलसिले में सही निशानदही कर सके तो ज्यादा मुनासिब होगा। ब्रिगेडियर जमाल ने मुझे राजा सुबहान के बारे में बताया था। राजा सुबहान से पहली मुलाकात तो बहुत दिलचस्प थी। अब ये सवाल पैदा होता था कि क्या करना चाहिए। क्या ब्रिगेडियर जमाल की निशानदही पर राजा सुबहान को अपना राजदार बना लूं? अब जबकि मेरे बारे में कुछ लोगों को शुबहात हो गए थे, तो यकीनी तौर पर मुझे ऐसी जगह दरकार थी जहां मैं अपना काम कर सकूं। इस सिलसिले में कोई यकीनी फैसला करना जरूरी था। इसके अलावा राजा सुबहान से और भी बहुत सी बातें करनी थी। गालिबन अब वो वक्त आ गया था जब मुझे उससे मदद लेना ही पड़ेगी। ये फासले तय करते हुए मैं यही फैसला कर रहा था कि राजा सुबहान से तारुफ तो हो ही चुका था, बाकी ये देखना था कि आगे उसकी क्या कैफियत रहती है। एक एहसास और भी दिल में था, वो ये कि कहीं राजा सुबहान पर जाहिर होकर मैं उलझनों का शिकार न हो जाऊं। बहरहाल इसी दरमियान महाबत खान की हवेली आ गई और मैं जीप उसमें लिए चला गया। दूसरी जीप तैयार खड़ी हुई थी। गोहर जहां और खानम गुल चिराग जीप में बैठ चुकी थी और शायद ड्राइवर का इंतजार कर रही थी, जिसे उन्होंने किसी काम से अंदर भेजा था। मुझे देखकर गोहर जहां जल्दी से गाड़ी से उतर आई। हेलो डियर शाह, कहाँ रह गए थे भाई? कल से परेशान किया हुआ है हम लोगों को तुमने। क्यों, खैरियत? कोई खास बात हो गई? तुम्हारा बगैर इत्तला के घर से गुम हो जाना खास बात नहीं है क्या? ओहो, अगर ऐसी बात है तब तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। दरअसल यहाँ कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो पुराने शनासा थे। इस तरह पीछे पड़ गए कि मुझे उनके साथ रुकना पड़ा, और हो सकता है आइंदा भी मुझे इनके साथ कुछ वक्त गुजारना पड़े। कोई हर्ज नहीं है बेटे, दोस्त तो होते ही हैं और इंसान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। बस जरा तशवीश भी थी कि कह कर नहीं गए थे तुम, वरना हमारा तुम पर इख्तियार तो नहीं है। खानम गुल चिराग ने कहा। नहीं मादरे मेहरबान, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं है, जाओ आराम करो। हम दोनों जरा काम से जा रहे हैं। इस वक्त तुम्हें महाबत खान और उसकी बीवी भी नहीं मिलेंगे, वो दोनों सुबह ही से गए हुए हैं। मगर हमारी वापसी में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक जरूरी काम है, बस इसलिए जा रहे हैं। इतनी देर में ड्राइवर अंदर से वापस आ गया था। गोहर जहां ने कहा, मुलाजमीन तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, जिस शय की जरूरत हो हासिल कर लेना, और वहाँ गुसल वगैरह करके शेव बनाओ। क्या हुलिया बना रखा है? जी बेहतर, जाओ, महसूस ना करना। खुदा हाफिज। गोहर जहां जीप में बैठ गई और ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं शाने हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया था। अंदर कदम रखा ही था कि नौशाद का ख्याल आ गया। एक लम्हे के लिए पांव ठिठके और फिर अपनी रिहायशगाह की जानिब चल पड़ा। रात भर की थकन सवार थी जहन पर। नींद तो खैर बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, लेकिन अगर ठंडे पानी से गुसल कर ही लिया जाए तो ये सारी किसल दूर हो जाएगी। इस ख्याल के तहत कमरे में दाखिल होते ही बाथरूम का रुख किया। बैरूनी दरवाजा बंद करना जरूरी नहीं था। बाथरूम पहुंचने के बाद मैंने शेव बनाई और फिर नया लिबास निकाल कर दोबारा बाथरूम में दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से बंद करके गुसल करने लगा। बिलाशुबा ठंडा पानी एक बेशबहा नेमत है। इसकी फवार के नीचे बैठा मैं गुजरे हुए वाकयात पर गौर करता रहा। बड़ी तब्दीलियां हो गई थी मुझमें, और इसका अहम जरिया फरीदा थी। औरत भी क्या चीज होती है, जिंदगी का रुख ही तब्दील कर देती है। बड़े बड़े सरकशों को राम कर लेती है। हालांकि देखने में वो एक मासूम और बेजरर सी शय है। फरीदा की कैफियत निगाहों के सामने थी। इस वक्त खिदमत गुजार और बावकार औरत, लेकिन सच्ची बात है मुझसे दूर रहकर भी वो मुझ पर असरअंदाज रहती थी। वरना जहांगीर जमाल शाह और यूं मुंह पर टेप चिपकाए रहे, बेड़िया बेड़ का शिकार ना करे, बिल्कुल अनोखी बात थी, लेकिन सच थी। न जाने कितनी देर मुख्तलिफ ख्यालात में डूबा रहा। ये लोग खूब थे जिन्होंने मुझे रस्सों से कस लिया था, वरना किसकी मजाल थी कि मुझ पर काबू पा सके। शहबाज अहमद साहिब थे, आफ्ताब कमाल थे, खुद वालिद बुजुर्गवार थे, यानी तैमूर जमाल शाह साहिब, वालिदा, भाई बहनें। क्या जिंदगी होती है इंसान की भी। तज्जिया किया जाए तो समझ में नहीं आता कौन सी जिंदगी को मुकम्मल कहा जा सकता है। वो जो इब्तदा से अपनी पसंद से बसर हो, या वो जो खुद ब खुद अपने हाथों और पैरों में जंजीरें डाल लेने से पैदा हो जाती है। न जाने कौन सी जिंदगी इनमें बेहतर है। फिर जब पानी जिस्म पर ठंडा हो गया और हल्की सी सर्दी का एहसास हुआ तो उठकर लिबास तब्दील किया, बाल वगैरह संवारे, और सच्ची बात यह है कि थकन का नामो निशान भी नहीं रहा। ये सोचकर बाहर निकला कि किसी मुलाजिम से कॉफी मंगवाऊं, लेकिन गुसल खाने से बाहर कदम रखते ही ठिठक गया।
सामने सफेद लिबास में मलबूस हुस्न जमाल की एक औरत मौजूद थी, जिसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी और आंखों में गमनाक कैफियत थी। नौशाद के अलावा और कौन हो सकता था? घर के बाकी अफराद तो जा ही चुके थे। उसे देखकर एक लम्हे के लिए बदन को झटका सा लगा, फिर संभल गया। मुस्कुराया तो नौशाद ने निहायत नरम लहजे में सलाम किया। सलाम का जवाब देकर उसके करीब आ गया। आप कितनी देर से यहाँ हैं? बहुत देर हो गई। दरवाजे पर दस्तक दे देती मुनासिब नहीं था। कहिए, खैरियत से तो हैं आप? हाँ। इस वक्त उसके चेहरे पर वो तीखापन नहीं था जो पहले देखा गया था, यानी उस वक्त जब वो मुझे मिली थी और इसने मुझे धमकियां दी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसने पलकें नहीं झिपकाई, बल्कि अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी और दूसरे लम्हे मेरे जहन में चींटियां सी रेंगने लगी। बहुत खूबसूरत आंखें थी नौशाद की और इन आंखों में लगावट का अंदाज पाया जाता था। गालिबन वो राजल शाह के तस्वुर में खो गई थी और इस वक्त चश्मे तस्वुर से मुझे राजल शाह ही की सूरत में देख रही थी। फिर वो इस तरह चौंकी जैसे कोई ख्वाब देखते देखते जाग गई हो। उसकी आंखों के रोशन चिराग एकदम बुझ गए और उसने मुझ पर से निगाहें हटा ली थी। मैं से कुछ फासले पर उसके सामने बैठ गया। इस बार जब उसने मुझे देखा तो उसके देखने का अंदाज मुख्तलिफ था। कहने लगी, बड़े खां रीटा भाभी के साथ गए हुए हैं, आपको मालूम है? हाँ मिस नौशाद, खानम गुल चिराग और बड़ी आपा भी गई हुई हैं, ये भी मालूम है आपको? जी मालूम है, मेरी उनसे बाहर मुलाकात हुई थी, जल्द आने के लिए कह गई हैं। आपके आने की इतला मिलते ही मैं आपके कमरे में आ गई थी, उसी वक्त से यहाँ बैठी हुई हूँ। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा मेरा, कोई काम है मुझसे? हाँ, वो बोली। खुलूसे दिल से तस्लीम करता हूँ, बताइए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की थी जमाल शाह साहिब, आपने किसी से शिकायत नहीं की मेरी? शिकायत? हाँ, हालांकि मैंने आपको धमकियां भी दी थी, आपको याद है? मुझे याद नहीं है, गोया आपने मेरी धमकियों को मजाक समझा था। मजाक नहीं, बस एक जज्बाती कैफियत पैदा हो गई थी आपके अंदर, वरना थोड़ा सा इंसान शनास भी हूँ। आपने जो कुछ भी कहा था, आप इस किस्म की खातून नहीं हैं। नहीं जहांगीर जमाल शाह साहिब, मैं ऐसी ही हूँ। पिस्तौल और राइफल चलाना मेरे लिए खेल है और आप यकीन करें मैं बहुत अच्छा निशाना रखती हूँ। इस वक्त आपके पास पिस्तौल तो नहीं है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, बल्कि शर्मिंदगी है, अफसोस है अपने उन अल्फाज पर जो मैंने आपसे कहे। आपकी आला ज़र्फी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आपसे माफी मांगूं। अगर आपने आला ज़र्फ क्या ही दिया है मुझे तो चलिए माफ किया। और कोई खास बात? खास बात तो अभी बाकी है, ये ऐसे ही माफी तलाफी तो नहीं हो सकती। मुझे आपसे कुछ कहना है शाह साहिब। मैं कह चुका हूँ कि आपके जहन में जो कुछ भी है बेधड़क फरमाइए, मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। सच्चे दिल से एक बात बताएंगे मुझे? आप मेरे दिल की सच्चाई को कबूल कर लेंगी? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर सच्चे दिल से हर बात बताऊंगा आपको, जो आप पूछना चाहेंगी। आप मुझे पागल समझते हैं? मैंने चौंक कर उसे देखा, चंद लम्हात देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं। और ये बात आप सच्चे दिल से कह रहे हैं? हाँ, तो आप यकीन कर लीजिए मैं पागल नहीं हूँ। हालांकि अब मेरे बारे में लोगों का यही ख्याल है कि लोग मुझे पागल ही समझते हैं, मुझसे इजहार अफसोस करते हैं। मेरे लिए गमज़दा हैं बड़े खान, चची जान, गोहर जहां, आपा, ये सब मुझे अफसोस भरी निगाहों से देखते हैं और उनके दिल में मेरे लिए दुख भरा हुआ है। हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ। आप खुद सोच लीजिए, किसी से अगर किसी की जिंदगी भर की कमाई छीन ली जाए तो क्या वो खुशी से कह कहे लगा सकता है? हरगिज नहीं। मेरी खुशियाँ भी खो गई हैं, मेरा दिल भी गम की दलदल में फंस गया है। आप मुझे बताइए, क्या इसके बाद मुझे एक खुशो खुरम इंसान की हैसियत से देखा जा सकता है? क्या आहों और आंसुओं के सिवा मेरे पास कुछ और बच सकता है? मेरे माँ बाप मर गए, मैंने होशो हवास के आलम में उन्हें खुद से जुदा होते देखा। मेरी जिंदगी का एक महवर बना दिया गया था। मुझे एहसास दिला दिया गया था कि मेरी बकिया जिंदगी के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खुलूसे दिल के साथ मुझे जिंदगी के सफर पर आखिरी दम तक ले जाएगी। और अचानक मुझसे कह दिया जाए कि वो अब इस कायनात में नहीं है, वो भी जा चुका है, तो क्या उसके बाद मेरी खुशियां कायम रह सकती हैं? मैं जीने के बारे में सोच सकती हूँ। उसकी लाश लाई गई, मुझसे कहा गया कि ये राजल शाह है, लेकिन मैंने तस्लीम नहीं किया। क्या आप यकीन करेंगे मेरी बात पर, मुझे पागल समझे बगैर? बताइए, जो कुछ मैं कहूंगी उस पर यकीन करेंगे आप? क्यों नहीं मिस नौशाद, मैंने किसी कदर अफसुर्दगी से कहा। उसके अल्फाज ने मुझे गमजदा कर दिया था। आप यकीन कर लीजिए इस बात पर कि मेरा दिल मुझे कभी धोखा नहीं देता। मैं अपनी जिंदगी के लातादाद फैसले अपने दिल की आवाज से करती हूँ। हालांकि समझदारों का कहना है कि दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन अगर किसी के दिल ने कभी उसकी खुली सोच में धोखा ना दिया हो तो वो उस पर एतबार क्यों ना करे। मेरा दिल मेरा सही रहनुमा है और ये भी मेरे दिल ही ने कहा है मुझसे कि मैं आपसे माफी मांगू। आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप मेरी मुश्किल का हल दरियाफ्त करेंगे, आप मेरे दर्द का दरमा तलाश कर देंगे। दिल की इस आवाज से मैं चौंक पड़ी और उस वक्त से मैं इस ताक में थी कि मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं आपसे अपना गम कह सुनाऊं।
मैंने अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दिया है। अगर मुमकिन हो सके तो इंसानियत के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हमारे लिए कुछ करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। उसकी आवाज रुंध गई और आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं खामोश निगाहों से उसे देख रहा था।